नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ का बंटवारा सत्य कहानी। पानीपत के एक पुराने लेकिन शानदार हवेली जैसे मकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, कपूर भवन। महेंद्र कुमार कपूर भीतर का आंगन हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कभी बच्चों की खिलखिलाहट, कभी रसोई से आती सीताफल की सब्जी की खुशबू, तो कभी मशीनों की घर घर की आवाज। सब मिलकर जैसे इस घर का संगीत बन गए थे। महेंद्र कुमार कपूर लगभग 62 साल के सधन सुदर्शन पर बेहद सादगी पसंद इंसान। सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों पर हल्का चश्मा, माथे पर हल्की सी झुर्रियां, लेकिन चाल अब भी स्फूर्तिली। कपड़े का कारोबार उन्होंने अपने बूते पर शुरू किया था, बहुत छोटे से गोदाम से, जहां शुरू शुरू में वे खुद कपड़े की गठरियां ढोते थे, खुद ग्राहकों के यहाँ सैंपल लेकर जाते थे। आज वही कारोबार पूरे देश में नाम कमा चुका था। उनके बनाए सूट, साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल बड़े बड़े शोरूम में जाते थे। घर में उनकी पत्नी रजनी थी, शांत, सलीकेदार, बड़ी सी लाल बिंदी, हल्की मुस्कान और आंखों में अपने पूरे परिवार के लिए दुआएं। दो बेटे, बड़ा राजीव, छोटा सुनील। दोनों की पत्नियां, राजीव की पत्नी मीना और सुनील की पत्नी पूजा। और घर को सच में स्वर्ग बनाने वाले बच्चे, राजीव की बड़ी बेटी सपना, छोटा बेटा राहुल और सुनील का बेटा गौरव। सुबह का वक्त था। रसोई में रजनी और दोनों बहुएं मिलकर नाश्ता बना रही थी। गैस पर पराठे सेक रहे थे, चाय की केतली में चाय उबल रही थी। मीना, जरा चाय में चीनी कम रखना, तुम्हारे पापा जी को मीठा थोड़ा कम पसंद है ना, रजनी ने कहा। मीना मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आप रोज यही कहती हो और मैं रोज भूल जाती हूँ। अच्छा, आज ध्यान रखूंगी। उधर बैठक में महेंद्र जी अखबार लिए बैठे थे, तभी सुनील अंदर आया, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर हल्की सी घबराहट। पापा, कल नागपुर वाली पार्टी का फोन आया था, बोल रहे थे इस बार नए डिजाइन भेजिए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। महेंद्र जी ने चश्मा ऊपर किया, सुनील की तरफ देखा। अरे बेटा, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, पर ईमानदारी और क्वालिटी का कोई कंपटीशन नहीं होता। तुम बस ये देखो कि माल सही जाए, टाइम पे जाए, बाकी ग्राहक को संभालना मेरा काम है। इतने में राजीव भी अंदर आया, फाइलें हाथ में लिए। पापा जी, ये पिछले महीने के बिल है, कुछ पेमेंट्स क्लियर हो गई है, कुछ अभी पेंडिंग है। महेंद्र जी ने फाइल ली, पन्ने पलटे और बड़े इम्तिनान से बोले, देखो किस किस की पेमेंट अटकी है, नोट कर लो, मैं आज ही फोन कर दूंगा। किसी से ऊंची आवाज में मत बात करना, ग्राहक भगवान होता है। राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, आप तो हर किसी को भगवान बना देते हो पापा। अरे बेटा, मैं तो अपने बच्चों को भी भगवान समझता हूँ, महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा और दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रख दिया। घर में उस वक्त खुशहाली ऐसे बसी थी जैसे घर की दीवारों में रंग की तरह, हर तरफ भरोसा, प्यार और अपनापन। उस रात भी सब कुछ हमेशा जैसा ही था। रात का खाना पूरा परिवार मिलकर खा रहा था। बीच में चौकोर लगी मेज, चारों तरफ हंसी ठिठोली। सपना अपने दादा के बिल्कुल पास बैठी थी। दादू, कल मेरी स्पीच है स्कूल में, आप सुनोगे ना, सपना ने टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। अरे क्यों नहीं मेरी रानी, पहले तुम मुझे यहाँ सुना देना, तब तो स्कूल में तो तुम वाह वाही लूट लोगी। महेंद्र जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। दादू, मैं फर्स्ट आई तो आप मुझे नया ड्रेस दिलाओगे ना, सपना ने आंखें चमकाते हुए पूछा। नया क्या, पूरा सेट दिलवाऊंगा, ड्रेस, जूते और गुड़िया भी, महेंद्र जी ने हंसकर कहा। खाना खत्म हुआ, सब अपने अपने कमरों में चले गए। महेंद्र जी ने रोज की तरह अपने कमरे की अलमारी खोली, छोटा सा रजिस्टर निकाला, दिन भर की कुछ एंट्रीज देखी,
रजनी से बोले, सब ठीक ठीक चल रहा है रजनी, बच्चों ने काम संभाल लिया है, अब मुझे भी कुछ फुर्सत मिलेगी। रजनी ने हल्की चिंता से कहा, आप जरा अपना ध्यान रखा करो कपूर साहब, ये भागदौड़ आप पर भारी पड़ जाएगी। अरे, जब तक सांस है, काम है, वह हंसे, और जब न रहे तो ये दो हाथ, ये दो कंधे सब संभाल लेंगे। ये कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गए। रजनी ने पंखा धीमा किया, लाइट बंद की और उनके पास ही लेट गई। कमरे में शांति छा गई। सुबह जब रजनी की आंख खुली तो खिड़की से हल्की धूप अंदर आकर पर्दों पर खेल रही थी। रजनी ने करवट लेकर महेंद्र जी को देखा। कपूर साहब, उठो, आज सुनील को तुम्हारे साथ जाना था। उन्होंने धीरे से उनके कंधों को हिलाया। कोई हरकत नहीं। सुनो जी, इस बार आवाज में हल्की घबराहट थी। उन्होंने थोड़ा जोर से झिंझोड़ा। कपूर साहब, उठो ना। महेंद्र जी का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो, मगर सांस की आवाज कहीं नहीं। रजनी का दिल धक से रह गया। राजीव, सुनील, उनकी चीख से पूरा घर हिल गया। राजीव दौड़ता हुआ अंदर आया। सुनील पीछे पीछे आया। क्या हुआ माँ? रजनी रोती हुई बोली, तुम्हारे पापा उठ नहीं रहे हैं, देखो न बेटा। राजीव ने कांपते हाथों से नब्ज टटोली, सीने पर हाथ रखा, आंखों के सामने हाथ हिलाया। फिर अचानक जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन छीन ली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनील, सुनील, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। डॉक्टर आया, स्टेथोस्कोप लगाया, कुछ पल चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, मुझे अफसोस है, ये रात में ही। रजनी वहीं बिस्तर के पास फर्श पर बैठ गई। दोनों हाथों से मुंह दबा लिया। एक दबा दबा सा करुण क्रंदन उसके गले से निकला। हे भगवान, ये क्या कर दिया? सपना भागती हुई आई। दादू, दादू, मेरी स्पीच सुननी थी ना? उसकी नजर जैसे ही दादा के बेजान चेहरे पर पड़ी, वह सहम गई। पापा, दादू को क्या हुआ? दादू, उठो ना, मैंने याद कर ली स्पीच, सुनो ना। उसकी मासूम आवाज सुनकर सबका कलेजा फट गया। घर जो कल तक हंसी से गूंजता था, आज सिसकियों से भर गया था। रिश्तेदारों का आना जाना, दाह संस्कार, रोना पीटना, सब भागदौड़ में बीत गया। 13वीं भी हो गई। लोग एक एक करके लौट गए, पर घर की दीवारें जैसे आज भी महेंद्र जी की चाल, उनकी हंसी, उनकी आवाज खोज रही थी। कुछ दिनों तक तो राजीव और सुनील जैसे मशीन की तरह काम कर रहे थे। सुबह उठना, दुकान जाना, फाइलें देखना, ग्राहकों से मिलना, शाम को थके हारे घर लौटना। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे सुनील ने गहरी सांस ली। भैया, पापा के बिना सब कितना उलझा उलझा सा लग रहा है ना? राजीव रजिस्टर में कुछ लिखते लिखते रुक गया। हाँ सुनील, सबसे मुश्किल तो ये हिसाब किताब है। कौन सी पार्टी का कितना देना है, किसमें किससे कितना लेना है, सब पापा के दिमाग में था। धीरे धीरे उन्होंने सब संभालना शुरू किया। राजीव ने हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया। बैंक, चेक, पेमेंट, क्रेडिट, डेबिट सब वो देखने लगा। सुनील ने बाहर का काम संभाल लिया। ऑर्डर, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, मीटिंग, नए ग्राहक। कई हफ्ते बीते। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आती दिखने लगी, मगर असली तूफान अभी बाकी था। एक दिन दोपहर को सुनील का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मित्तल फैशन मॉल, लुधियाना। हाँ मित्तल जी, नमस्ते। सुनील ने मुस्कुराकर कहा। दूसरी तरफ से थोड़ी सख्त आवाज आई, सुनील जी, नमस्ते को छोड़िए, पहले ये बताइए हमारी 2 महीने से पेमेंट क्यों रुकी है?
30 लाख अटके हुए हैं। आगे का माल कैसे भिजवाए हम? सुनील एकदम चौंक गया। क्या 2 महीने से पेमेंट नहीं आई? लेकिन मैं तो समझ रहा था अकाउंट से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ जी, आपके पिताजी के जमाने में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है, जब तक पुराना क्लियर नहीं होगा नया माल नहीं भिजवा पाएंगे। उधर से जवाब आया। सुनील का चेहरा उतर गया। जी, मैं आज ही बात करता हूँ, आपको वापस कॉल करता हूँ। फोन काटते ही वो तेज कदमों से कैबिन में गया, जहां राजीव कंप्यूटर में कुछ देख रहा था। भैया, ये लुधियाना वाले मित्तल जी पैसे की बात कर रहे हैं। 2 महीने से पेमेंट नहीं गई है। क्या बात है? पापा के समय ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजीव ने थोड़ा असहज होकर गर्दन सीधी की। पेमेंट की दिक्कत चल रही है सुनील। कई कस्टमर्स के पैसे उधार में फंसे हैं। कैश फ्लो बिगड़ गया है। बस 2-4 दिन और मैं करवा दूंगा पेमेंट। पर भैया, 2 महीने हो गए। 2 महीने तक आपने बताया भी नहीं। सुनील की आवाज में चिंता थी। राजीव थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ। तुम समझते क्यों नहीं? सारे फोन, बैंक, चेक सब मैं देख रहा हूँ। हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा। पापा के समय जैसी बात अब कहाँ। लोग भी तो बदल गए हैं। सुनील चुप हो गया। उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। ठीक है भैया, आप देख लो। वो वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गया, मगर मन में कसमसाहट बनी रही। पापा होते तो ऐसा नहीं होता। उसने मन ही मन सोचा। 2-3 दिन बाद की बात थी। सुनील बाजार से माल सप्लाई करके लौट रहा था। गली में मोड़ पर उनका पुराना पड़ोसी शर्मा जी, जो प्रॉपर्टी डीलर थे, मिल गए। अरे सुनील बेटा, कैसे हो? शर्मा जी ने मुस्कुराकर पूछा। जी शर्मा अंकल, ठीक हूँ, सुनील ने आदर से जवाब दिया। शर्मा जी ने सहज भाव से कहा, शाबाश, तुम्हारे पापा गए तो लगा था पता नहीं दुकान कौन संभालेगा, पर तुम दोनों भाइयों ने अच्छा संभाल लिया। वैसे बधाई हो। सुनील थोड़ा चौंका। बधाई? किस बात की अंकल? अरे, तुम्हारे भाई ने जो प्लॉट लिया है ना, 15 दिन पहले, मॉडल टाउन में। अच्छा खासा प्लॉट है। बड़ी बढ़िया डील की है। तुम लोगों का बिजनेस वाकई अच्छा चल रहा है। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा। सुनील के कदम जैसे जड़ हो गए। प्लॉट 15 दिन पहले? उसके दिमाग में तुरंत लुधियाना वाले मित्तल की बात कौंध गई। 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली। अच्छा जी, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। उसने किसी तरह मुस्कान ओढ़ी और घर की तरफ बढ़ गया, पर भीतर जैसे आंधी चल रही थी। घर पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा उबाल पर था। भैया ने प्लॉट ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। कह रहे थे कैश फ्लो की दिक्कत है, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर प्लॉट के पैसे कहाँ से आए? सीधे अंदर जाकर उसने राजीव को आवाज दी। भैया, एक बात पूछूं? राजीव कमरे में ड्रॉअर से कुछ कागज निकल रहा था। हाँ बोलो सुनील, आपने प्लॉट लिया है क्या? 15 दिन पहले। आवाज में सीधा कड़ा स्वर था। राजीव एक पल के लिए ठिठक गया, फिर संभल कर बोला, हाँ लिया है। तुम्हारी भाभी के पास कुछ सेविंग थी, एफडी वगैरह, उसी से ही ये प्लॉट लिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर भूल गया। भूल गए? सुनील के शब्दों में कसक थी। भैया, 2 महीने से आप मुझे बोल रहे हो कि पेमेंट की दिक्कत है, कैश फ्लो नहीं है, पुराने उधार फंसे हैं, और उसी बीच में आप प्लॉट ले रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे। राजीव हल्का सा झील खींच कर बोला। सुनील, हर बात का हिसाब देना जरूरी है क्या? मैंने बोला ना, ये तुम्हारी भाभी की सेविंग से हुआ है, बिजनेस के पैसों से नहीं। सुनील ने गुस्से
और दर्द से भरी आंखों से भाई को देखा। भैया, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं आपका सगा भाई हूँ। पापा के जाने के बाद आप ही तो हमारे सहारा है। अगर आप मुझसे भी छिपाकर ऐसे काम करोगे तो फिर। मीना, जो बाहर से सब सुन रही थी, अंदर आई। सुनील, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने शादी से पहले की कुछ सेविंग रखी थी, मम्मी पापा ने दी थी, उसी से ये प्लॉट लिया है। हर बात पर शक करने लगोगे तो घर कैसे चलेगा? सुनील के मन में शंका और गहरा गई। अगर सब ठीक था तो भैया खुद पहले क्यों नहीं बोले? शर्मा अंकल से मुझे क्यों सुनना पड़ा? और मित्तल की पेमेंट? उसने कुछ न कहा, बस कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिमाग उलझनों से भरा था। उस रात सुनील ने चुपचाप अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया। माँ, अंदर आ जाओ। रजनी बिस्तर पर बैठी अपने पति की पुरानी फोटो देख रही थी। आजा बेटा, उन्होंने आंखें पोंछते हुए कहा। सुनील उनके पास बैठ गया, उनके घुटनों पर सिर रख दिया। माँ, एक बात पूछूं? आप सच सच बताना। रजनी ने उसके बाल सहलाए। क्या हुआ सुनील? तू तो बचपन से ही सब दिल में रख लेता है, आज क्या बात है? सुनील की आवाज भरा गई। माँ, भैया ने प्लॉट लिया है, मुझे किसी और से पता चला। कह रहे थे भाभी की सेविंग से लिया है पूरा, पर बिजनेस में पेमेंट रुक रही है, पुराने ग्राहकों की पेमेंट अटकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गलत सोच रहा हूँ या सचमुच कुछ गलत है। रजनी के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया। प्लॉट? मुझे भी नहीं बताया किसी ने। उनकी आवाज में हल्का सा दर्द था। माँ, मैंने कभी पैसों की सोच नहीं रखी। पापा कहते थे दोनों भाई एक जान है, मैंने हमेशा उसी पर भरोसा किया। पर माँ, अगर हिसाब किताब एक ही हाथ में रहे और दूसरा हाथ खाली ही रह जाए तो फिर? सुनील की आंखों से आंसू निकल आए। रजनी की आत्मा जैसे हिल गई। उन्हें लगा आज नहीं संभाला तो कल ये दरार गहरी हो जाएगी। अगली सुबह उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। ड्राइंग रूम में भारी सा सन्नाटा था। दीवार पर लगी महेंद्र जी की फोटो पर ताजा फूल चढ़े थे। उसी के सामने दोनों बेटे सिर झुकाए बैठे थे। बीच में रजनी, आंखों में नमी पर आवाज में मजबूती। राजीव, सुनील, एक बात कहनी है तुम दोनों से। उन्होंने धीमे मगर साफ शब्दों में शुरुआत की। हाँ माँ, राजीव ने कहा। क्या हुआ? रजनी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। तुम दोनों के बीच पैसों को लेकर बात उठने लगी है। आज प्लॉट की बात है, कल दुकान की होगी, परसों मकान की होगी। मुझे अपने बेटों में ये क्लेश नहीं चाहिए। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। माँ, मैं। राजीव कुछ कहना चाहता था पर रजनी ने उसे रोक दिया। नहीं राजीव, पहले मेरी सुनो। आज जो संशय सुनील के मन में है, कल तेरे मन में भी आ सकता है। अभी तुम दोनों साथ बैठकर रोटी खाते हो, साथ दुकान जाते हो, एक दूसरे से हंस बोल लेते हो। अगर पैसे के लिए तुम्हारे बीच दीवार खड़ी हो गई तो ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने पति के साथ मिलकर ये घर बनाया है, मैं इसे टूटते हुए नहीं देख सकती। कुछ पल शांत रहने के बाद उन्होंने भारी मन से कहा, इससे पहले कि तुम दोनों के बीच अलगाव हो, तुम अपना बिजनेस और घर दोनों का बंटवारा कर लो। ये शब्द सुनते ही दोनों बेटों के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। माँ, बंटवारा? सुनील की आंखें फटी सी फटी रह गई। राजीव ने भी चौंक कर कहा, माँ, आप क्या कह रही हो? ये घर, ये दुकान, पापा की निशानी। रजनी की आंखों से आंसू बह निकले। पता है मुझे, पर बेटा, मैंने जिंदगी में जो सबसे बड़ा सच देखा है वो ये है
कि अगर समय रहते हिसाब साफ न किया जाए तो बाद में जख्म भी साफ नहीं होते। मैं नहीं चाहती कल तुम्हारी बीवियां तुम्हें उकसाए, तुम्हारे बच्चे एक दूसरे को दुश्मन समझे। अभी भी अगर प्यार से आपसी सहमति से बंटवारा हो जाए तो रिश्ता बचा रह सकता है। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। दीवार पर लगी महेंद्र जी की फोटो जैसे सब देख रही थी। कुछ देर बाद राजीव ने झुककर कहा, जैसा आप ठीक समझो माँ। सुनील ने भी आंखें पहुंचते हुए कहा, अगर ये करने से आप खुश रहेगी और घर में लड़ाई नहीं होगी तो मैं भी तैयार हूँ माँ। अगले कुछ दिनों तक घर किसी दफ्तर जैसा लगने लगा। चार्ट पेपर, रजिस्टर, फाइलें, कागज, नोटबुक सब फैल गए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी का हिसाब लगाया। मकान की कीमत, दुकान, गोदाम, मशीनें, बैंक बैलेंस, शेयर, प्लॉट, बाहरी रिश्तेदारों, वकील, अकाउंटेंट सब बुलाए गए ताकि कल को कोई शिकायत न रहे। एक दिन शाम को रजनी अकेले आंगन में चारपाई पर बैठी थी। उनकी गोद में महेंद्र जी की फोटो थी। उन्होंने धीरी आवाज में फोटो से कहा, देख रहे हो ना कपूर साहब, मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं तुम्हारे घर की दीवारों पर दरार नहीं देख सकती, इसलिए खुद ही एक दीवार खड़ी कर रही हूँ। शायद इससे हमारे बच्चों का रिश्ता बच जाए। हवा जैसे उनके दर्द को सुनकर और भारी हो गई। आखिरकार हिसाब किताब पूरा हुआ। बिजनेस का बंटवारा हो गया। आधा राजीव के हिस्से, आधा सुनील के हिस्से। मकान की कीमत लगाई गई। राजीव चूंकि बड़ा था और पुराना हिस्सा ज्यादा उसी के नाम पर था, तो तय हुआ कि सुनील को उसकी आधी कीमत दे दी जाएगी और सुनील कहीं और नया मकान ले लेगा। काफी बहस, राय शुमारी, सलाह मशविरा के बाद आखिर वह दिन भी आ गया जब सब कागजों पर साइन हो गए। मकान की रजिस्ट्री के दिन दोनों भाई साथ साथ खड़े थे और बीच में कागजों की एक मोटी फाइल थी जो जैसे अदृश्य दीवार बन गई थी। रजिस्ट्री ऑफिस से लौटते वक्त कार के शीशे से बाहर देखते हुए रजनी की आंखों से आंसू बहते कोई नहीं देख पाया, पर उनका दिल जानता था आज घर बट गया। पर क्या सच में, या बस दीवारें बदली है? सारा बंटवारा हो गया, संपत्ति का, कारोबार का, कमरे का, सामान का। अब सबसे आखिरी और सबसे कठिन सवाल सामने था, माँ किसके पास रहेगी? शाम को सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। रजनी बीच में, दोनों बेटों दोनों तरफ, सामने बहुए और बच्चे। राजीव ने झिकझिकाते हुए कहा, माँ अब आप बताइए, आप किसके साथ रहेगी? ये पूछते हुए उसकी आवाज कांप गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब उसे अपनी माँ से ये सवाल पूछना पड़ेगा। सुनील ने तुरंत जैसे आग में घी डालते हुए कहा, ये कोई पूछने वाली बात है भैया? माँ मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी माँ से अलग कैसे रह सकता हूँ? माँ मेरे लिए भगवान समान है। जिस घर में माँ रहेगी मैं वही रहूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में अटूट विश्वास। रजनी के होठ कांप गए। बेटा, मैं तो हमेशा कहती हूँ माँ किसी की नहीं बढ़ती। वो बस इतना ही कह सकी। तभी उधर से एक चीख सी सुनाई दी, नहीं दादी, मेरे से दूर नहीं जाएगी। सबने चौंक कर देखा। सपना खड़ी थी। उसकी आंखों से धार की तरह आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर दादी की गोद में जा गिरी। दादी, आप चाचा के साथ नहीं जाओगी, आप यही रहोगी मेरे साथ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती दादी। मैं रात को किसके साथ सोऊंगी? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? कौन मेरे बालों में तेल लगाएगा? वो हिचकियां लेते हुए रो रही थी।
मीना ने उसे संभालने की कोशिश की। सपना बेटा, दादी कहीं नहीं जा रही, वो रोज तुमसे मिलने आएगी। नहीं, रोज नहीं चाहिए मुझे। सपना चीख पड़ी, मुझे रोज रोज मिलने वाली दादी नहीं चाहिए। मुझे तो वही दादी चाहिए जो मेरे साथ इस घर में रहे, मेरे साथ सोए, मेरे साथ हंसे, मेरे साथ खाए। रजनी उसे सीने से लगाए रोने लगी। सपना बेटा, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती।